हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकेज क्लासेस। माय नेम इज रवि। आज हम लोग बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हम लोग बनाना देखा था। आज हम लोग बैक्टीरिया के हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए समझते हैं एक बार फिर से ये बैक्टीरिया क्या है। जैसा कि आपको पता है, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका मतलब क्या होता है? ये प्रो का मतलब होता है इंसिपिएंट, और ये जो कैरियोटिक वर्ड है, ये एक वर्ड से मिलकर बना है जिसे हम लोग बोलते हैं कैरियन। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं, ऐसी सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता, उसी सेल को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इंसिपिएंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा फॉल्स, या तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं नॉट ट्रू। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि ऐसी सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता, उसी सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। जिसका एग्जाम्पल क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। तो हम लोग आज बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरियल सेल वो सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता। न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है, ऐसी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर जी, आरबीसी में भी तो न्यूक्लियस नहीं होता, क्या वो प्रोकैरियोटिक सेल है? तो ऐसा नहीं है। जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस स्टार्टिंग स्टेज में होता है। जैसे ही आरबीसी मैचुरेशन की तरफ बढ़ता है तो उसका न्यूक्लियस डीजनरेट कर जाता है, जिस वजह से हम लोग ये नहीं कह सकते कि आरबीसी एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो आपको समझ में आया होगा कि जो बैक्टीरिया होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, या कह सकते हैं जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, ये सारे के सारे सिंगल सेल के बने होते हैं, अर्थात यूनिसेलर होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो जब आप स्ट्रक्चर को हम लोग बाहर शुरू करते हैं, सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्लाइम लेयर। क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर। ये जो स्लाइम लेयर होती है, ये कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, तो ध्यान रखिएगा, मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जेली लाइक होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है स्लाइम लेयर। ये स्लाइम लेयर जो होती है सेल वॉल के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होती है। कभी कभी स्लाइम लेयर जो होती है, या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ अगर प्रोटीन भी उसके साथ मिलता है, तो इसको हम लोग स्लाइम लेयर ना बोल के कैप्सूल बोलते हैं। तो कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल भी कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ कुछ प्रोटीन कंटेंट भी देखने को मिलेगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ अगर आपको प्रोटीन भी देखने को मिलेगा, या कहते हैं पेप्टाइड देखने को मिलती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्सूल। क्या बोलते हैं? कैप्सूल। तो ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया के सेल वॉल के आउटर सरफेस पे क्या देखने को मिलेगा? तो आप बोलोगे जेली लाइक कोट देखने को मिलता है, जिसे हम लोग स्लाइम लेयर कैप्सूल बोलते हैं। जो स्लाइम लेयर होती है, इसमें आपको प्रोटीन कंटेंट देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो आपका कैप्सूल होता है, अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ अगर आपको प्रोटीन कंटेंट देखने को मिलता है, तो इसी को हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में? सेल वॉल के बारे में। ये सेल वॉल क्या होता है, जरा समझ लीजिए। क्या पढ़ने चल रहे हैं हम लोग? सेल वॉल। ये सेल वॉल होता है, ये आउटर मोस्ट नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। इट इज आउटर मोस्ट नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। ये चीज आप इतना ध्यान रखिएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ये जो सेल वॉल होता है, ये भी कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। अगला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, जो सेल वॉल होता है बैक्टीरिया में, सेल वॉल को हम लोग बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन, या इसका एक और नाम होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड। क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड है। एक चीज और ध्यान रखिए, पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ये एक पॉलीसैकेराइड होती है। अब एक क्वेश्चन उठता है, अगर पॉलीसैकेराइड है तो इसके मोनोमर भी होंगे। तो जरा समझते हैं। ये जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है, ये दो टाइप के मोनोमर से मिलकर बना होता है, जिसमें एक को हम लोग NAG और दूसरे को NAM बोलते हैं। ये जो NAG है, इसे हम लोग बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और दूसरे को बोलते हैं एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड।
म्यूरामिक एसिड, ये नाग और नाम का शॉर्ट फॉर्म होता है, हम लोग इसको NAG NAM को नाग और नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नाग और नाम की दो पॉलीसैकेराइड चेन होती है। कितनी चेन होती है बेटा, ध्यान रखिएगा, दो पॉलीसैकेराइड की चेन, एक ये नाग नाम नाग नाम नाग नाम नाग नाम, ऐसे करते हुए एक पॉलीसैकेराइड की चेन होती है। उसी तरह दूसरी एक पॉलीसैकेराइड की चेन होती है, इसमें भी क्या हो गया, नाग नाम नाग नाम नाग नाम नाग नाम नाग नाम। और इन दोनों पॉलीसैकेराइड को कनेक्ट करने के लिए अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अमाइनो एसिड। ये जो अमाइनो एसिड होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसमें से चार पेप्टाइड का, या कह सकते हैं चार अमाइनो एसिड का एक पेप्टाइड होता है, जो दोनों पॉलीसैकेराइड को कनेक्ट करता है। इसमें स्पेसिफिकली डी अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। कौन से अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, डी अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। जैसा कि अगर आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पे आपने सुना होगा कि नेचर में पाए जाने वाले अमाइनो एसिड एल कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग सेल वॉल की बात करेंगे, बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को एल अमाइनो एसिड के बजाय डी अमाइनो एसिड देखने को मिलते हैं। ये एक यूनिक फीचर है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जब हम लोग आर्की बैक्टीरिया के सेल वॉल के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम लोग एल कॉन्फ़िगरेशन के अमाइनो एसिड डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो अमाइनो एसिड होते हैं इसे हम लोग डी अमाइनो एसिड बोलते हैं। अब ये एल और डी क्या होते हैं, एक चीज समझ लीजिए। अमाइनो एसिड में आपने चार चीजें आपने देखी होगी, जिसमें एक होता है अमाइनो ग्रुप, दूसरा होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है आर चेन। अगर अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं एल कॉन्फ़िगरेशन अमाइनो एसिड। अगर यही अमाइनो ग्रुप अगर राइट साइड आ जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी कॉन्फ़िगरेशन के अमाइनो एसिड्स। तो फिलहाल आपको ये समझ में आया होगा कि सेल वॉल क्या है। सेल वॉल इट इज द आउटर मोस्ट नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन या इसे म्यूकोपॉलीसैकेराइड के नाम से जानते हैं। पॉलीसैकेराइड है, पेप्टिडोग्लाइकन एक पॉलीसैकेराइड होता है, जो अगर पॉलीसैकेराइड है तो इसकी यूनिट भी होंगी, मोनोमर्स होंगे। तो इनके मोनोमर्स को हम लोग नाग और नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। नाग का जो फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये नाम का होता है। और दोनों पॉलीसैकेराइड की चेन होती है, इनको कनेक्ट करने के लिए अमाइनो एसिड या कहते हैं पेप्टाइड एक सीक्वेंस पाया जाता है। वो सीक्वेंस में डी अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, बताने को तो मैं अभी यही बता सकता हूँ कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेकिन अभी हम लोग सेल वॉल के बारे में स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग सेल वॉल डिस्कस कर लें, अगर हम लोग बैक्टीरियल सेल डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, सेल वॉल के बारे में। जब सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम लोग इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे, सारी सेल वॉल को, बैक्टीरियल सेल वॉल को, आर्कीबैक्टीरियल सेल वॉल को, फंजाई की सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल आप इतना ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चीजें डिस्कस करेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट थोड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आपको पता होगा लिपिड की बाई लेयर होती है, लिपिड की बाई लेयर होती है, एंड प्रोटीन जो होते हैं इम्बेडेड होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं, इम्बेडेड। आगे चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यहाँ पर ईस्टर बॉन्डेड लिपिड्स पाए जाते हैं। कौन से बॉन्डेड, ईस्टर बॉन्डेड, ईस्टर बॉन्डेड, ईस्टर बॉन्डेड लिपिड पाए जाते हैं। अर्थात जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि फैटी एसिड्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं तो लिपिड जो होता है, लिपिड एक ग्लिसरॉल कंपाउंड होता है। इस ग्लिसरॉल से क्या किया जाता है, फैटी एसिड को जोड़ा जाता है। ग्लिसरॉल का OH ग्रुप होता है और फैटी एसिड का COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, इन दोनों को बीच में जो बॉन्ड बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं ईस्टर बॉन्डेड। क्या बोलते हैं, ईस्टर बॉन्डेड। ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, उसमें ईस्टर बॉन्डेड लिपिड पाए जाते हैं। कौन से लिपिड पाए जाते हैं, ईस्टर बॉन्डेड। ऐसा इसको फोकस क्यों कर रहे हैं, इसको फोकस इसलिए कर रहे हैं, जब हम लोग आर्की बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो आर्की बैक्टीरिया में ईथर बॉन्डेड फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, लिपिड पाए जाते हैं। ये चीज ध्यान रखिए। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा, इनमें कोलेस्ट्रॉल, जैसा आप पढ़ोगे तो सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड है,
यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल देखने को नहीं मिलता, तो कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल कैसा होता है? एब्सेंट होता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल की तरह दिखने वाला एक कंपाउंड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं होपानॉइड्स। क्या बोलते हैं? होपानॉइड्स। ये जो होपानॉइड्स है, इसका फंक्शन कोलेस्ट्रॉल की तरह ही है। जैसा आपने कभी सुना हो, कोलेस्ट्रॉल जो होता है फ्लूइडिटी बफर की तरह काम करता है। जब भी टेम्परेचर या पीएच चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है और रिलीज होता है, जिस वजह से सेल की इंटीग्रिटी को ये मेंटेन करके रखता है। जब सेल मेम्ब्रेन टॉपिक आएगा तो मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा डिटेल्स, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? इट इज दी आउटर, देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इट इज दी आउटर मोस्ट लिविंग स्ट्रक्चर। ये लिविंग स्ट्रक्चर होता है और किसका बना होता है? ये लिपिड की बाइलेयर होती है और एम्बेडेड होते हैं उसके अंदर प्रोटीन्स। ईथर, क्या नाम है, ईस्टर बॉन्डेड, इसमें लिपिड्स पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल की बजाय यहाँ पे होपानॉइड्स पाए जाते हैं, और जो होपानॉइड्स होते हैं ये एक फ्लूइडिटी बफर की तरह बिहेव करते हैं। मुझे लगता है कि आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया होगा समझ में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए इसको समझते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लैजला के बारे में। ये जो फ्लैजला क्या होता है, जैसा कि आपको पता है फ्लैजला, ये जो फ्लैजला होता है ये फ्लैजलिन नाम का प्रोटीन होता है, उससे बना होता है। फ्लैजलिन प्रोटीन का बना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही ध्यान रखिएगा, जो फ्लैजला होता है ये फ्लैजलिन प्रोटीन का बना होता है, और फ्लैजला एक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। मोटाइल स्ट्रक्चर का मतलब है कि बैक्टीरिया के मूवमेंट के लिए ये फ्लैजला रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे देखिए तो फ्लैजला है, ठीक है। ये जो फ्लैजला होता है ये कौन सा मूवमेंट शो करता है? तो ध्यान रखिएगा, ये शो करता है रोटेटरी मूवमेंट। रोटेटरी मूवमेंट ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जब हम लोग यूकैरियोटिक फ्लैजला की बात करेंगे तो वो वेव लाइक मोशन क्रिएट करता है। किसकी तरह वे मोशन क्रिएट करता है? तो ध्यान रखिएगा, वेव लाइक। और जब हम लोग बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया शो करते हैं रोटेटरी मूवमेंट को, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये हॉलो स्ट्रक्चर हो सकता है, हॉलो, और एक थ्रेड लाइक के बजाय हम लोग इसको ऐसा लिखे विप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। विप लाइक, अगर आपने विप नहीं समझ पे आ रहा होगा तो विप क्या मतलब होता है, जैसा जो घोड़ों को भगाने की जो एक छड़ा यूज किया जाता है उसको ही हम लोग विप बोलते हैं। कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इनका जो नंबर है, इनका नंबर एक भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो फ्लैजला होता है इनका नंबर कम होता है, क्योंकि अभी हम लोग मोनेरा डिस्कस तो नहीं कर रहे हैं, किंगडम मोनेरा। तो हम लोग स्ट्रक्चर कैसा होता है, लोफोट्राइकस क्या होता है, एम्फीट्राइकस क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग फ्लैजला के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फ्लैजला क्या होता है? फ्लैजला एक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, फ्लैजलिन नाम के प्रोटीन का बना होता है, रोटेटरी मूवमेंट को ये शो करता है, और ध्यान रखिएगा हॉलो होता है और विप लाइक इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो यूकैरियोटिक फ्लैजला होता है, यूकैरियोटिक फ्लैजला में फ्लैजलिन प्रोटीन का नहीं बना होता है, वो बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल का। किसका बना होगा? माइक्रोट्यूब्यूल का। यहां तक अगर आपको समझ में आएगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट, चलिए अब हम लोग समझते हैं ये पिलाई क्या होते हैं। पिलाई जो होते हैं ये जो सिंपल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सिंपल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये पाइलिन नाम की प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? पाइलिन प्रोटीन के। ये एक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। तो इनका काम क्या है जरा समझ लीजिए। पिलाई का नंबर न्यूमरस हो सकता है, अर्थात इनका नंबर फ्लैजला से ज्यादा होता है। नंबर इनका नंबर ऑफ पिलाई होते हैं। नंबर ऑफ पिलाई का मतलब हो गया कि इनका नंबर न्यूमरस होता है, ठीक है। या कह सकते सिंपल हम लोग ये कह सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पिलाई होते हैं। पिलाई जो होते हैं सिंपल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। पिलाई और जो होते हैं वो पाइलिन नाम के प्रोटीन के बने होते हैं, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा इनका नंबर जो होता है हंड्रेड्स ऑफ में हो सकता है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ हो सकता है।
पिलाई जो होता है नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर, इसका एक फंक्शन ध्यान रखिएगा, इसका फंक्शन होता है अटैचमेंट में, अटैचमेंट टू सबस्ट्रेट, अटैचमेंट टू अनदर बैक्टीरिया, ये इनका एक फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन ये होता है डीएनए ट्रांसफर, डीएनए ट्रांसफर ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन के समय डीएनए ट्रांसफर भी इन पिलाई की सहायता से होता है। तो पिलाई का क्या काम है एक बार समझ लीजिए फिर से। सिंपल हेयर लाइक स्ट्रक्चर पायलिन प्रोटीन के बने होते हैं, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, नंबर ऑफ पिलाई होते हैं, इनका नंबर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड में हो सकता है। इनके दो फंक्शन ध्यान रखिएगा, इनका जो पहला फंक्शन है, इनका पहला फंक्शन जो होता है वो अटैचमेंट होता है, और दूसरा फंक्शन जो होता है वो डीएनए ट्रांसफर ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। मुझे लगता है कि आपको ये पायलिन प्रोटीन के बारे में समझ में आएगा, पिलाई क्या है इनको समझ में आएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आइए नेक्स्ट। तो आपको पिलाई भी समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं समझते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या होते हैं? तो राइबोसोम आपको पता होगा, राइबोसोम जो होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स होते हैं, आरएनए और प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब जब आपने पढ़ा होगा कि राइबोसोम जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया के सेल वॉल में, सॉरी साइटोसॉल में पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं 70S, 70S राइबोसोम बोलते हैं। अगर 70S है तो इसके दो कंपोनेंट आपको देखने को मिलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं 30S और दूसरे को बोलते हैं 50S। ठीक है, जो 30S होता है ये बना होता है 16S आरआरएनए से। किससे मिलके बना होता है? 16S आरआरएनए से। अगर बात करें 50S की, तो 50S बना होता है 23S आरआरएनए और साथ में पाया जाता है 5S आरआरएनए का बना होता है। साथ में इसके क्या होती है? इसके साथ पाई जाती है प्रोटीन। क्या पाई जाती है? प्रोटीन। ये भी ध्यान रखिएगा। तो राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम जो आरआरएनए प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, कोई कोई बुक ये भी लिखती है ये जो होते हैं नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई टीचर ये कहे कि ये सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो राइबोसोम होते हैं आरआरएनए प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स होते हैं। कोई कोई बुक ये रिप्रेजेंट करती है कि नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है, ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा। 70S राइबोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोटिक या कह सकते हैं बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं। 30S और 50S इसकी दो सब यूनिट होती है। जो 30S सब यूनिट होती है इसे हम लोग स्मॉल सब यूनिट बोलते हैं, स्मॉल सब यूनिट बोलते हैं। और जो 50S होता है इसे हम लोग लार्ज सब यूनिट बोलते हैं। ठीक है, जो 30S होता है ये 16S आरआरएनए का बना होता है और साथ में होता है प्रोटीन। और जो 50S होता है ये 23S आरआरएनए का बना होता है और 5S आरआरएनए का ये बना होता है। ये दो आरएनए कैसे पाए जाते हैं? 50S में, साथ में मिलेगा आपको ये प्रोटीन। अब एक क्वेश्चन उठता है कि राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, तो जरा समझ लीजिए। राइबोसोम का जो मेन फंक्शन होता है इसका प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस इसका मेन फंक्शन होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो राइबोसोम पार्टिसिपेट करते हैं ट्रांसलेशन में, प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन करते हैं, टीआरएनए को साइट देते हैं, जगह देते हैं, जिससे पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन होता है। तो राइबोसोम क्या होता है आपको समझ में आया होगा। राइबोसोम आरआरएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है। 70S आरआरएनए या 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S राइबोसोम के दो पार्ट होते हैं, दो सब यूनिट होती हैं, जिसे हम लोग 30S और 50S बोलते हैं। जो 30S होता है वो 16S आरआरएनए का बना होता है और जो 50S होता है वो बना होता है 23S आरआरएनए और 5S आरआरएनए। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ये जो S है बहुत लोग को समझ में नहीं आता, ये जो S होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेडबर्ग यूनिट। S स्टैंड फॉर सेडबर्ग यूनिट। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको राइबोसोम समझ में आया होगा। आगे समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बैक्टीरिया के बहुत से टाइप होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उनके पास कोई ना कोई सेल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इनके पास होता है, देखिए मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया है लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया है तो यहाँ पे पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक एपरेटस।
क्या पाए जाते हैं? फोटोसिंथेटिक एपरेटस। फोटोसिंथेटिक एपरेटस को हम लोग बैक्टीरिया में बोलते हैं फोटोसिंथेटिक लैमेली। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक लैमेली। ये लैमेली मेम्ब्रेन की तरह दिखता है स्ट्रक्चर। इसी पे पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक एंजाइम। क्या कैरी करता है ये? फोटोसिंथेटिक एंजाइम, जिनका काम होता है, जो पार्टिसिपेट करते हैं लाइट रिएक्शन में, जो पार्टिसिपेट करेंगे लाइट रिएक्शन में। ठीक है, कोई कोई बुक ये क्या लिखती है कि किसी किसी बुक में ये भी रिप्रेजेंट किया गया है कि लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, डार्क रिएक्शन देखने को नहीं मिलती। तो आप चीज ध्यान रखिएगा, फोटोसिंथेटिक एपरेटस क्या होता है? तो फोटोसिंथेटिक एपरेटस होता है, फोटोसिंथेटिक लैमेली बोलते हैं। इसकी मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक एंजाइम जो लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी ऑन करते हैं। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो फोटोसिंथेटिक एपरेटस क्या होता है, लैमेली क्या होता है, फोटोसिंथेटिक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। इसी पे फोटोसिंथेटिक एंजाइम होते हैं, क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। ये देखिए, ये जो क्लोरोफिल होते हैं ये बैक्टीरियल स्पेसिफिक क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ये वो बैक्टीरिया, वो क्लोरोफिल नहीं है जो आपने प्लांट पे पढ़ेंगे। यहाँ पे बैक्टीरियल स्पेसिफिक क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, नेक्स्ट चीज। आइए अब थोड़ा समझ लेते हैं मीसोसोम के बारे में, फिर पढ़ते हैं न्यूक्लियस। मीसोसोम क्या होता है? देखिए, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये इनफोल्ड होती है। सेल मेम्ब्रेन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनफोल्ड होती है और इनफोल्ड होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाती है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनता है। इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मीसोसोम। क्या बोलते हैं? मीसोसोम। मीसोसोम की मेम्ब्रेन पे ही, मेम्ब्रेन ऑफ मीसोसोम कैरी रखते हैं, कैरी करते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। ठीक है, ये रेस्पिरेटरी एंजाइम जो होते हैं ये आगे जाके एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसा कि आपने पढ़ा होगा एटीपी सिंथेज वगैरह, तो यहाँ पर भी एटीपी सिंथेज पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक एपरेटस नहीं है ये, ध्यान रखिए। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट या कह सकते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी एंजाइम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। रेस्पिरेटरी एंजाइम मीसोसोम की मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। जब ये रेस्पिरेशन करता है तो एटीपी का फॉर्मेशन इसी मीसोसोम की मेम्ब्रेन पे होगा। एटीपी सिंथेस यहाँ पे पाए जाते हैं, जिनका फॉर्मेशन, जिनका काम होता है एटीपी सिंथेस या एटीपी सिंथेसिस करना। तो मीसोसोम का काम क्या होता है? मीसोसोम जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बनते हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनाते हैं। मीसोसोम की मेम्ब्रेन पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, और ये रेस्पिरेटरी एंजाइम जो होते हैं एटीपी सिंथेसिस करते हैं या एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। एटीपी का फॉर्मेशन एटीपी सिंथेसिस के थ्रू होता है, वो भी यही मेम्ब्रेन में पाया जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये मीसोसोम समझ में आया होगा। अब लोग समझते हैं डीएनए के बारे में या बैक्टीरियल क्रोमोसोम के बारे में समझते हैं। जरा समझते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल डीएनए या फिर बैक्टीरियल क्रोमोसोम के बारे में समझेंगे। जैसा कि आपको पता है बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, जरा समझिए। बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, विथ क्लोज एंड। क्लोज एंड का मतलब होता है दोनों एंड एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, कभी डीएनए का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है भाई, फर्स्ट क्लास में। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर विथ क्लोज एंड। अब एक चीज समझिए, अगर आप सर जी कह रहे हो क्रोमोसोम तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन भी होगी, तो थोड़ा समझिए बेटा। जो बैक्टीरियल डीएनए है इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, तो क्या पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन की तरह दिखने वाली प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन एब्सेंट होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, लेकिन हिस्टोन की तरह दिखने वाली प्रोटीन पाई जाती है। तो हिस्टोन लाइक प्रोटीन इसमें क्या होती है? पाई जाती है। और हिस्टोन लाइक प्रोटीन को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन उठता है। तो हिस्टोन लाइक प्रोटीन को हम लोग नैप्स बोलते हैं, NAPS। ये नैप्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड एसोसिएटेड प्रोटीन। न्यूक्लियोटाइड एसोसिएटेड
प्रोटीन यहाँ पे पाई जाती है जो डीएनए से ज्वाइन हो जाती है और इसको क्या कर देती है, कंडेंस कर देती है। बैक्टीरियल डीएनए के बारे में क्या जानते हैं, तो बैक्टीरियल डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, इसके दोनों एंड क्लोज्ड होते हैं, हिस्टोन एब्सेंट होता है, हिस्टोन की तरह दिखने वाली प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं नैप्स। ठीक है, तो ये है बैक्टीरिया का डीएनए। कैसा है बैक्टीरिया का डीएनए। अब एक क्वेश्चन उठता है कि बैक्टीरिया का डीएनए पढ़ लिया है तो हम लोग जरा प्लाज्मिड के बारे में भी समझ लिया जाए। प्लाज्मिड क्या होते हैं? प्लाज्मिड को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो सर जी डीएनए तो यहां पर मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखिए ये जो डीएनए है ये मेन डीएनए होता है, इसे हम लोग मेन डीएनए या प्रिंसिपल डीएनए बोलते हैं। लेकिन जो प्लाज्मिड होता है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रखता है। इसके पास कहने का मतलब ये है, अगर मेन डीएनए अगर आपने किसी बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया, तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप प्लाज्मिड से या अगर आप किसी बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो प्लाज्मिड मरता, बैक्टीरियल जो होता है वो उसकी डेथ नहीं होती, वो सर्वाइव कर जाता है। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं प्लाज्मिड के पास वो जीन होते हैं, प्लाज्मिड के पास वो जीन होते हैं जो जीवित रहने के लिए या कह सकते हैं सर्वाइवल, मतलब जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं होते। इसका मतलब ये है इनके पास जीन तो होते हैं, जीन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जीन वाइटल नहीं होते। वाइटल का मतलब हुआ कि जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है। अगर आप इस प्लाज्मिड को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये बैक्टीरियल मरता नहीं है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि प्लाज्मिड का काम क्या होता है, समझ लीजिए। प्लाज्मिड का पहला फंक्शन ये है कि ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। अगर हम लोग दूसरी बात करें तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो प्लाज्मिड होता है ये प्लाज्मिड सिंथेसाइज करता है, उसके जो जीन होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को, फिर उसको सिंथेसाइज करेंगे प्रोटीन को। और ये जो प्रोटीन होता है ये प्रोटीन ड्रग रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, अर्थात ड्रग के रिगार्डिंग रेजिस्टेंस डेवलप करता है। तो प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, लेकिन इसके पास जो जीन होते हैं वो सर्वाइवल या कहते हैं जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं होते। इसका दो फंक्शन आप ध्यान रखिएगा, फिलहाल जब हम आपको प्लाज्मिड पढ़ाएंगे तो वहां पे डिटेल के बारे में समझेंगे कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। पहला फंक्शन तो ये है कि इसका पार्टिसिपेशन होता है टॉक्सिन प्रोडक्शन में, और दूसरा है कि ये प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, और ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं इनका यूज होता है ड्रग रेजिस्टेंस में, ड्रग के रिगार्डिंग रेजिस्टेंस डेवलप किया जाता है। बैक्टीरियल डीएनए में जो एक चीज और ध्यान रखिएगा, जीन्स जो होते हैं वो 1 बाय 1 प्रेजेंट होते हैं एज अ ओपेरॉन। ठीक है, तो हम लोग अभी डिफरेंस नहीं पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक डीएनए में और बैक्टीरियल डीएनए में, लेकिन कुछ चीजें आप ध्यान रखिएगा। बैक्टीरियल डीएनए में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, बैक्टीरियल डीएनए के जो जीन्स होते हैं वो 1 बाय 1 क्या करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक अरेंज होते हैं, जिसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या फिर ओपेरॉन बोलते हैं। मुझे लगता है कि आपको बैक्टीरियल डीएनए और प्लाज्मिड अगर आपको समझ में आया होगा, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए फिर आप लोग पढ़ेंगे इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है। तो जरा समझ लीजिए इंक्लूजन बॉडी के बारे में। देखिए इंक्लूजन बॉडी जो होती है ये बैक्टीरिया की स्टोरेज बॉडीज बोलते हैं या स्टोरेज ग्रेन्यूल बोलते हैं। तो दीज आर स्टोरेज बॉडी और ग्रेन्यूल फाउंड इन बैक्टीरियल साइटोसॉल या बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। ठीक है, जैसा कि आप नाम सुना होगा इसमें मैग्नेटो मैग्नेटोस्टोम। ये जो मैग्नेटोसोम होता है या मैग्नेटोस्टोम जो होता है इसका ये स्टोरेज बॉडी होती है आयरन ऑक्साइड की। किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड का स्टोरेज ग्रेन्यूल होता है। ठीक है, उसी तरह आप पढ़ोगे कार्बेनोसोम। ठीक है, कार्बोनोसोम ये कार्बन की स्टोरेज ग्रेन्यूल होते हैं, स्टोरेज ग्रेन्यूल होते हैं, ये आयरन ऑक्साइड के ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, स्टोरेज ग्रेन्यूल होते हैं, इन्हीं को हम लोग इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। ठीक है, जैसे बहुत से इसमें एक आप सुनोगे कि
फॉस्फेट के फॉस्फेट के स्टोरेज ग्रेनुल पाए जाते हैं, और आयरन के भी, आयरन ऑक्साइड के हम लोग मैग्नेटोस्टोम बोलते हैं, कार्बोनोसोम बोलते हैं, ये स्टोरेज ग्रेनुल होते हैं। इन्हीं को हम लोग इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। इंक्लूजन बॉडी एक तरह की स्टोरेज बॉडी होती है जिसका नाम आपने सुना है ग्रेन्यूल्स या स्टोरेज ग्रेनुल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नेटोस्टोम आयरन ऑक्साइड का ग्रेनुल होता है, कार्बोनोसोम कार्बन स्टोरेज ग्रेनुल होते हैं। इसी तरह फॉस्फेट के भी होते हैं, पॉलीफॉस्फेट के भी होते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग साइटो, अब देखिए कोई चीज तो रह नहीं गया है, हम लोगों ने सब डिस्कस कर लिया है। साइटोसोल के बारे में ध्यान रखिए। साइटोप्लाज्म जो होता है लिविंग फ्लूइड इनसाइड द सेल, इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसा आपने, यूनिक बात है कि आप सुनोगे कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की। लेकिन एक बैक्टीरिया ऐसा भी है जिसकी सेल वॉल बनी होती है प्रोटीन की, जिसका नाम सुनोगे आप। जैसे एक बैक्टीरिया है बैसिलस एंथ्रासिस। क्या नाम है बैक्टीरिया का? बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रासिस। ये जो बैक्टीरिया होता है इसकी सेल वॉल बनी होती है प्रोटीन की, और ये जो प्रोटीन होता है ये प्रोटीन अमाइनो एसिड का बना होगा, ऑब्वियस सी बात है। इस अमाइनो एसिड को हम लोग बोलते हैं पॉलीग्लूटामेट। किसकी बनी होती है? पॉलीग्लूटामेट नाम के अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। ये एक यूनिक फीचर है। सभी बैक्टीरिया के सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, एक्सेप्ट वन बैक्टीरिया जिसे हम लोग बोलते हैं बैसिलस एंथ्रासिस। ये बैसिलस एंथ्रासिस नाम के बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो प्रोटीन की बनी होगी, और प्रोटीन आपको पता है कि अमाइनो एसिड का बना होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉलीग्लूटामेट। पॉलीग्लूटामेट नाम के अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपको डिटेल में समझ में आया होगा। हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, और सेल मेम्ब्रेन के बारे के बाद में हम लोग हर एक चीज को डिटेल में जानेंगे। अर्थात सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, वहां पर हम लोग स्ट्रक्चर को और डिटेल में जानेंगे। फिर हम लोग सेल ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा जिससे हम लोग पढ़ेंगे, वो पहले तो हम लोग सोच रहे हैं कि एक प्लांट सेल के बारे में डिस्कस कर लें, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसी मोर वीडियोस के लिए रैंकर चॉइस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।